आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी कोई ख्याल नहीं रहता है। अब इस उम्र में ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है? शीला अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी उसकी सास मनोरमा उदास मन से रसोई घर में आती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें सुन ली थी उसने। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति मनमोहन के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया, क्योंकि ससुर के निवृत्त होने के बाद यह उनका रोज़ का ही नित्यक्रम बन गया था। वह अब किसी की भी परवाह किए बिना अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते करते बिता दी थी, इसलिए अब बची कुची ज़िंदगी वे दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। मनोरमा निवास, बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर, पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। मनोरमा जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में मनोरमा जी अलग अलग सब्जियां भी उस गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी कभी भी उन्हें बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में मनमोहन जी भी कभी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक छोटा सा घर बना सके इसलिए उन्होंने ये जगह खरीदी थी, लेकिन अब वो संभव नहीं था। मनोरमा जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का ज़रिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरत की चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उनके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका शीला नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती थी, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। शेखर, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? शीला ने अपने पति से कहा। उसका नाम शेखर था। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। शेखर ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वो गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठे रहते हैं। शीला ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? शेखर ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन शेखर पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ले जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना। दूसरी गाड़ी लाने के लिए बाद में हम उसे कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे? मनमोहन जी ने कहा, पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैराज बनाने की सोच रहा हूँ। शीला को इस गार्डन की कुछ नहीं पड़ी है, और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। शेखर ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी मनोरमा जी ये सुनकर जैसे उनका दिल ही बैठ गया हो। मनमोहन जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं, दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं।
बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब शीला है, घर में छोटे बच्चे भी हैं और घर में और आने जाने वाले लोग भी तो हैं, तो आपको कैसे देखते होंगे? आप किसी का विचार नहीं करते। शेखर थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से शीला की भी बड़बड़ चालू थी और मनमोहन जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगाया था, लेकिन शीला और अलका और मनमोहन जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से मनमोहन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मनमोहन जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन मनोरमा जी इतनी दुखी थी कि वो आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को शेखर की आंखें फटी की फटी रह गई थीं जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पढ़ा था। शेखर ने मनमोहन जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े से दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े से रहेंगे। मनमोहन जी ने शेखर से कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? शेखर ने अपनी शंका भरे सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, मनमोहन जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज़ में शेखर ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया ही है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी सुखी। मनमोहन जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वो मतलब नहीं था। शेखर ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक सिखा दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बन के रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ देखने में क्या प्रॉब्लम होती है? ये घर, ये गार्डन में बड़े हुए ये पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है। अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी, इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। मनमोहन जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, जाने अनजाने हमेशा हम ये गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जिएं। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है और जब उन्हें उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तब हम उनका साथ देने के बजाय हम उनका विरोधी बन जाते हैं। ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।